क्या आप यकीन करेंगे कि एक तरफ अकेला डकैत हथियार चला रहा है, दूसरी तरफ 400 पुलिस वाले हथियारों से लैस उस एनकाउंटर करने पर आमादा है। इसके बावजूद ये लड़ाई पूरे 52 घंटे तक चलती है, यानी कि लगभग 2 दिनों से ज्यादा। उस डाकू को पकड़ने के लिए पुलिस ने पूरे गांव को घेर लिया और गांव में आग लगा दी। इसके बावजूद वो अकेला पुलिस का मुकाबला करता रहा। अपनी बहन की इज्जत का बदला लेने के लिए वो चंबल के बीहड़ों में उतरा और पहली बार किसी डकैत को पकड़ने के लिए पुलिस को एड़ी चोटी का पसीना एक करना पड़ा। उसके एनकाउंटर को पूरी दुनिया ने लाइव देखा। अगर आप अब भी उस डाकू का नाम नहीं समझ पाए हैं तो चलिए हम बता देते हैं। वो डकैत था घनश्याम केवट, जिसने अपने कारनामों से पुलिस की नाक में दम कर रखा था। हमारे साथ इस वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। हम लेकर आए हैं डकैत घनश्याम केवट की पूरी कहानी। घनश्याम के डकैत बनने की कहानी शुरू होती है जब उसकी बहन के साथ गांव के ही एक लड़के ने दुष्कर्म कर दिया। वो इस बात की शिकायत लेकर पुलिस थाने में गया, लेकिन पुलिस ने उसकी शिकायत दर्ज नहीं की। पुलिस ने ना तो उसकी FIR दर्ज की और ना ही कोई कार्यवाही की। घनश्याम केवट अपनी बहन को इंसाफ दिलाने के लिए लगभग 3 महीने तक परेशान होता रहा। जब पुलिस की तरफ से वो निराश हो गया, तब जाकर उसने बंदूक उठाने का फैसला किया। उस समय चंबल के बीहड़ों में डाकू शंकर केवट की भी बंदूकें गरज रही थी। घनश्याम केवट भी शंकर केवट के घेरों में शामिल हो गया। शंकर केवट उस समय का बड़ा ही कुख्यात और माना हुआ डकैत हुआ करता था। कुछ समय तक तो सब शांत रहा, लेकिन इसके बाद घनश्याम केवट ने अपनी बहन के बलात्कारी की गोली मारकर हत्या कर दी और अपना बदला ले लिया। साल 2005 में शंकर केवट इस दुनिया को छोड़कर चला गया और उसके गैंग का सरगना घनश्याम केवट बन गया। घनश्याम केवट के सरदार बनते ही गैंग ने बड़ी ही सक्रियता दिखाते हुए अपराध करना शुरू कर दिया। हत्या, लूट, डकैती, फिरौती जैसी घटनाओं की संख्या काफी बढ़ गई। देखते ही देखते घनश्याम केवट की गैंग के कारनामों की वजह से पुलिस और प्रशासन की नाक में दम होने लगा और उत्तर प्रदेश की पुलिस पर इस बात का दबाव बनने लगा कि किसी भी तरीके से घनश्याम केवट को न्यूट्रलाइज किया जाए। घनश्याम केवट की अपराधियों की गिनती इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि पुलिस ने उसके सिर पर हजारों रुपए का इनाम घोषित कर रखा था। 16 जून साल 2009 पुलिस को चित्रकूट के राजापुर थाने के अंतर्गत आने वाले जमोली गांव में घनश्याम केवट की लोकेशन का पता चला। चित्रकूट जिले का ये काफी पिछड़ा इलाका था। जमोली एक छोटा सा गांव था जहां खपरेल वाले छोटे छोटे कच्चे मकान मौजूद थे और इन्हीं मकानों के बीच में एक लाइट कलर का 2 मंजिला पक्का मकान मौजूद था। सुबह के 11 बज रहे थे। गांव में अचानक पुलिस की गाड़ियों के सायरन सुनाई देने लगे। पुलिस की गाड़ियां सायरन बजाती हुई गांव में दाखिल होने लगी। अचानक गांव में जब ढेर सारी पुलिस की गाड़ियां बेधड़क गलियों में घुसने लगी तो गांव वाले भी हैरान थे। पुलिस का टारगेट यही 2 मंजिला मकान था और पुलिस की आंखें एक ऐसे इंसान को तलाश कर रही थी जो फुर्तीले बदन वाला था। उस दिन उत्तर प्रदेश पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी जमोली गाँव पहुँचे थे। उनके साथ करीब 400 पुलिस वाले मौजूद थे। गाँव वालों के होश उस समय उड़ गए जब उन्हें पता चला कि उनके गाँव में 50,000 का इनामी डकैत घनश्याम केवट मौजूद है और पुलिस का इतना बड़ा दल उसी को ढूंढने के लिए आया है। घनश्याम केवट सामने के घर में छिपा हुआ था और वो अकेला था। उसके पास केवल एक .315 बोर की बंदूक थी, जिसके सहारे उसने 400 पुलिस वालों को 52 घंटे तक रोक कर रखा। उस दिन घनश्याम केवट गांव में ही मौजूद था और पुलिस को ये बिल्कुल सही सूचना मिली थी कि घनश्याम केवट जमोली गांव में मौजूद है। पुलिस के आने की भनक लगते ही घनश्याम केवट ने उस गांव में मौजूद एकमात्र 2 मंजिला मकान में छिपने का फैसला किया। उसने मकान मालिक को गन पॉइंट पर रखकर घर से बाहर निकाला और मकान के सबसे ऊपर वाले कमरे में जाकर पुलिस के खिलाफ मोर्चा बंदी कर ली। वो मकान ऐसी पोजीशन में था जहां मकान के ऊपरी कमरे पर बैठकर वो गांव में चारों तरफ नजर रख सकता था। पुलिस ने गांव में कदम रखते ही पूरे के पूरे मकान को घेर लिया और घनश्याम केवट को सरेंडर करने के लिए चेतावनी दी। घनश्याम केवट ने पुलिस की चेतावनी का कोई जवाब नहीं दिया। लगभग 2 घंटे तक सन्नाटा छाया रहा। फाइनली घनश्याम केवट को इस बात का एहसास हो गया कि आज पुलिस की उससे मुठभेड़ तो तय है। उसका किसी भी तरीके से भागने का कोई प्लान सफल नहीं होने वाला। पुलिस या तो उसे पकड़ लेगी या फिर गोली मार देगी। पुलिस के इरादे को समझते हुए पहला फायर घनश्याम केवट ने पुलिस की तरफ किया। इसके बाद पुलिस की तरफ से भी फायर खुल गया और दोनों तरफ से दनादन गोलियां चलने लगी। समय बीतता गया। पुलिस एक अकेले डाकू को न्यूट्रलाइज नहीं कर पा रही थी। दोनों तरफ से फायर चल रहे थे और समय बीतता चला जा रहा था। पुलिस की घनश्याम केवट के साथ मुठभेड़ लंबी खिंचती जा रही थी। पहले तो पुलिस उसे पकड़ने के लिए केवल कुछ थानों की फोर्स लेकर पहुंची थी, लेकिन जब मुठभेड़ लंबी खींचने लगी तो इस सिचुएशन में दूसरे दिन चित्रकूट के साथ साथ कौशाम्बी, हमीरपुर और बांदा जिलों से भी पुलिस की अतिरिक्त फोर्स बुला ली गई। इतना ही नहीं, स्पेशल टास्क फोर्स को भी इस काम में एंगेज कर लिया गया। घनश्याम केवट किसी भी सूरत में हथियार डालने के मूड में नहीं लग रहा था। वो गांव के एकमात्र पक्के घर के सबसे ऊपरी कमरे में पोजीशन लेकर एक ऐसी जगह पर बैठा जहां से गांव का हर कोना वो आसानी से देख सकता था। वो रुक रुक कर पुलिस वालों पर गोलियां बरसा रहा था, लेकिन इसके बावजूद भी पुलिस को कोई सफलता नहीं मिलती नजर आ रही थी। पुलिस बैकफुट पर जाती नजर आ रही थी। फाइनली पुलिस ने गांव में आग लगाने का फैसला किया। पुलिस अपनी रणनीति पर चल रही थी। उसकी सोच के मुताबिक घनश्याम केवट जिस घर में मौजूद था, उस घर के अगल बगल के छप्पर वाले घरों में
अगर वो आग लगा देगी तो इस आग लगने से घनश्याम केवट गर्मी से परेशान होगा और कमरे से बाहर आ जाएगा। पुलिस ने ऐसा ही किया। गांव के घरों में आग लगा दी गई। आग देखते ही देखते बड़ी ही तेजी से भड़क उठी और 6 घंटे तक लगातार जलती रही। इसके बाद वो आग भी बुझ गई, लेकिन घनश्याम केवट बाहर नहीं निकला। इस बीच पुलिस के 4 सिपाही वीर गति को प्राप्त हो चुके थे। इनमें पीएससी कमांडेंट बेनी माधव सिंह, एसओजी सिपाही शमीम इकबाल और वीर सिंह के साथ पुलिस का एक और जवान भी शहीद हो गया था। इतना ही नहीं, बड़े बड़े पुलिस अधिकारियों में उस समय के पीएससी के तत्कालीन पुलिस महानिरीक्षक वीके गुप्ता और उप महानिरीक्षक सुशील कुमार सिंह समेत 6 पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। हैरानी तो इस बात की थी कि एक आदमी जिसके पास केवल .312 बोर की फैक्ट्री में बनी राइफल थी, उसके पास कारतूस भी सीमित मात्रा में थे और कमरे में केवल पीने का पानी मौजूद था। केवल इतने से असलहे और सुविधा के सहारे घनश्याम केवट पूरी की पूरी पुलिस फोर्स पर भारी पड़ रहा था। इस मुठभेड़ का पूरे देश में लाइव टेलीकास्ट चल रहा था। ये घटना पूरे देश में देखी जा रही थी। देखते ही देखते पुलिस और डाकू घनश्याम केवट के बीच की मुठभेड़ पूरे देश में चर्चा का विषय बन गई। उस समय के एडीजी ब्रिजलाल, आईजी जोन इलाहाबाद सूर्य कुमार शुक्ला दोनों ही मुठभेड़ वाली जगह पर पहुंच गए थे। पुलिस प्रशासन की हालत फंसने वाली हो गई थी। पुलिस के इस हालत की जानकारी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ तक भी पहुंचा दी गई, जहां तत्कालीन डीजीपी विक्रम सिंह फोन के जरिए लगातार ग्राउंड पर मौजूद स्टाफ को डायरेक्शन दे रहे थे और उनसे हर एक पल की अपडेट ले रहे थे। अपनी बहन की इज्जत का बदला लेने के लिए घनश्याम केवट ने बंदूक उठाई थी और आज घनश्याम की जिंदगी की शाम होने वाली थी, क्योंकि इस मुठभेड़ का अंतिम समय आ गया था। इसके पीछे कारण था घनश्याम के पास मौजूद गोलियां। उसके पास बहुत कम गोलियां बची थी। 16 जून से शुरू हुई ये मुठभेड़ 19 जून तक पहुंच गई। दिन ढलने के वक्त घनश्याम केवट ने फाइनली उस घर से निकलकर भाग जाने की योजना बनाई। वो घर की छत पर चढ़ा और एक लंबी छलांग लगाकर पीछे खाली जंगल की तरफ भागने लगा। शायद उसे मालूम नहीं था कि पुलिस ने तो चारों तरफ मोर्चाबंदी लगा रखी थी। उसकी हर हरकत पर पुलिस की नजर थी। पुलिस ने जैसे ही उसे भागते हुए देखा, चारों तरफ से गोलियां चलनी शुरू हुई। कुछ देर तक पुलिस की तरफ से गोलियां चलती रही, पर जब दूसरी तरफ से गोलियां नहीं आई तो पुलिस की बंदूकें भी शांत हो गई। कुछ देर बाद जब पुलिस ने वहां जाकर देखा तो घनश्याम केवट का गोलियों से छलनी हुआ शरीर पड़ा हुआ था। डकैत घनश्याम केवट भले ही अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस का उसने जिस तरीके से मुकाबला किया, उसकी ये कहानी हमेशा हमेशा के लिए लोगों की जुबान पर चढ़ गई। आप इस डकैत के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट्स में जरूर बताएं।